वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जिससे इंट्रोडक्शन और इसका कॉन्सेप्ट वीडियो और साथ ही साथ इसका मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ, इस चीज़ के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो आइए हम इस लेक्चर में उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे जिससे रिलेटेड आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है वो संभावित प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय नष्ट किए इस चीज़ को शुरू करते हैं। ये चीज़ आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आपको लिखा लिखाया मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपकी एक प्रश्न है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है कि इसमें बेसिकली 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना, यहाँ आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं पी के किन मानों के लिए, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में ही बताया हुआ है, जब अद्वितीय हल होता है, अगर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 ये दिया गया दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो, अगर इसका जो अद्वितीय हल होगा, मतलब कहने का मतलब केवल एक ही हल होगा, तब उस केस में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ये चीज़ हमने बताया हुआ है। तो ऐसे लिखेंगे, इसके हल में लिखेंगे हम दी गई समीकरण, मतलब जो दिया गया समीकरण है आपका, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहला 4x + py + 8 = 0, दूसरा 2x + 2y + 2 = 0, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आपको 4 मिल जाएगी, a2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b1 की वैल्यू 4 p मिल जाएगी, b2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, c1 की वैल्यू 8 मिल जाएगी और c2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा तभी जब a1/a2 ≠ b1/b2 हो। क्लियर। तो यहाँ से अब a1 की वैल्यू 4 मिल गई, a2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी और b1 की वैल्यू p मिल जाएगी एंड b2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो सो दैट 4/2 ≠ p/2। क्लियर। तो अब इसे सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p ≠ 4। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो इसके सोल्यूशन, इसके आंसर में हम लिख देंगे, अतः p ≠ 4 के लिए, मतलब p = 4 के लिए नहीं, के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब अगर p = 4 हो ना, तब इसका अद्वितीय हल नहीं होगा। जब p ≠ 4 हो, कहने का मतलब अगर p = 4 नहीं हो तभी इसका अद्वितीय हल संभव होगा। समझ में आया। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, अगर आएंगे। ठीक है ना, 2 मार्क्स से इससे रिलेटेड हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ वैल्यू इधर उधर कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे ऐसे ही बनेंगे। मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अब समझिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है और जिसकी लंबाई क्या दी गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कहने का मतलब अगर लंबाई x हो ना, तो चौड़ाई क्या है, x + 4। ठीक है ना, अभी माना जाएगा इसको। तो बाग की विमाएँ, अब कहने का मतलब बाग की विमाएँ ना, बाग की विमाएँ का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या करेंगे, इसके हल में हम मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो, x मीटर हो। समझ में आया, यहाँ पर बेसिकली x मीटर लिखना चाहिए, यहाँ x मीटर होगा। ठीक है ना, और तथा चौड़ाई क्या हो, y मीटर हो। ठीक है ना, समझ में आया। तो प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, जो लंबाई है ना, लंबाई जो आपका है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसकी चौड़ाई हमने y माना है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को लिख देंगे प्रश्नानुसार, ताकि हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े, हम प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाए। तो आपका जो लंबाई होगा और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यानी x बराबर क्या होगा, y + 4। ठीक है ना, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, y को हम LHS में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये साइन क्या का इंडिकेट करता है, दिस इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य है कि x - y = 4 आ जाएगा। क्लियर। समझ में आया। इसे हम कोई समीकरण 1 मान लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और अर्ध परिमाप कहने का मतलब है, अगर कोई आयताकार चीज़ हो ना, उसकी चारों भुजाओं को हम जोड़ लें, वही क्या बोला जाता है, उसका परिमाप बोला जाता है। जैसे अगर कोई आपको आयत दिया गया हो ना, अगर उसका हम जोड़ेंगे, उसमें 2 लंबाई आ जाएगा, जैसे कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर कोई आयत हो ना, अगर इसकी लंबाई आपकी x है, ठीक है ना, और ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी लंबाई है, और ये भी चौड़ाई y है, तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो कहने का मतलब है, इसके जो परिमाप होगा ना, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो x
प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई आपका आएगा। यही क्या कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा आपका परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसी का आधा हो जाएगा, इसी का आधा क्या हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि अर्ध परिमाप क्या होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनः अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया गया है, ठीक है ना, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो गया 36 है, क्योंकि अर्ध परिमाप दिया गया है। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों में, तो हमने बताया था उसमें ऐसी विधि, इसमें से तीनों विधि का किसी विधि का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी विधि का यूज करेंगे जो आसानी से सॉल्व कर दे इसको। यहाँ पर आपको देख रहा है विलोपन विधि का जब यूज करेंगे ना हम, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 में माइनस का y है और समीकरण 2 में प्लस का y है। जब इसको जोड़ दें या घटा दे तो भी हमारे एक वेरिएबल में रिड्यूस, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जा रहा है, और उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हम क्लास 9 से सॉल्व करते आए हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ेंगे ना तो x माइनस वाई और x प्लस वाई जब जुड़ेगा, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो माइनस का y और ये प्लस का y, ये 0 हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, और यहाँ से 36 और 4 40 हो जाएगा। और जैसे ही 40 हो जाएगा 2x बराबर आपका 40 आएगा ना, यहाँ पर आपको लिख देंगे, यहाँ पर 2 से भाग चला जाएगा तो x बराबर 20 यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब x बराबर जब 20 आ जाएगा ना, तो इसी चीज़ की वैल्यू आप समीकरण 1 या 2 में रख देंगे ना, समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 2 में रख देंगे इसकी वैल्यू आपकी 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो इधर LHS RHS में ले जाएंगे, 36 में से 20 जाएगा तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही आपकी y की वैल्यू 16 आ जाएगी। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इससे जो संभावित प्रश्न बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, ये 2 मार्क्स में बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे आधा लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई क्या है 16 मीटर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके संभावित प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा इरेज करते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगर ना चाहें तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि इसका हम PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इस प्रकार के सवालों पर आप थोड़ा प्रैक्टिस बना लीजिएगा, ओके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका जो नेक्स्ट सवाल है भी 2 मार्क्स का ही है, ठीक है ना। तो होगा क्या आपका, देखो क्वेश्चन वही रिपीट कर गया है ना, अभी हमने बताया इस चीज़ को, वही क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये 4 मार्क्स वाले प्रश्न आ गए हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 4 मार्क्स वाले प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 85, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 85 है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे कोई संख्या, ठीक है ना। तो मान लिया हमने, जो माना संख्या x तथा y है, ठीक है ना। अब ये भी बात बताना पड़ेगा ना, जो बड़ी संख्या कौन है, हमने यहाँ से इसको मान लिया मैथमेटिक्स में, जबकि मान x इज ग्रेटर देन y, मतलब कहने का मतलब x जो है y से अधिक है। तो कहने का मतलब यही हुआ, जो x होगा ना वो बड़ी संख्या हो जाएगी, y क्या हो गया छोटी संख्या, हमें यहाँ भी क्लियर हो गया। तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, तो क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से अधिक है। तो हम पूरा तो लिखेंगे नहीं, तो एक वर्ड आता है क्या, प्रश्नानुसार, एक शब्द आता है आपका प्रश्नानुसार। तो इसी चीज़ को लिखेंगे, एज इट लिख देंगे। यहाँ से क्या क्लियर हुआ, x जो बड़ा है y से और y क्या है छोटा x से, तो मतलब बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, जैसा कि प्रश्न के अनुसार दिया गया है। 2 संख्याओं का योगफल क्या है 85 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, या इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 4y बराबर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे के अनुसार तथा दूसरे कंडीशन के अनुसार जो पहला बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, जैसा कि यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो x बराबर 4y प्लस 5, तो 4y को हम LHS में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 4y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं घटाने पर ना, 1 में से 2 को घटाएंगे जब हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x खत्म हो जा रहा है, समझ में आया। तो क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ विलोपन विधि भी आसान बन रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, LHS को LHS से घटाएंगे, RHS को RHS से घटाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ समीकरण 1 में क्या LHS x प्लस वाई यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या x माइनस 4y घटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ 85 में से 5 घटा देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ही घटाएंगे ना, x प्लस x माइनस का गुणा होगा तो माइनस का x हो जाएगा, x माइनस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस का y है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4y, y प्लस 4y क्या हो जाएगा आपका 5y।
और 5y बराबर 80 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड y बराबर क्या हो जाएगा 80 के बटे 5, तो y बराबर क्या आंसर आ जाएगा 16। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो होगा क्या, y बराबर 16 आ गया तो y का मान हम क्या कर देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। तो y का मान जैसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे ना तो x + 16 बराबर 85 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइड दैट। होता क्या है यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं बराबर की जगह पर इस चिन्ह का उपयोग कर देते हैं, लेकिन ये फाल्स होता है। ठीक है ना, बराबर की जगह पर इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइड दैट, इसका तात्पर्य है कि, तो बराबर की जगह पर हम क्या लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 85 में से 16 घटाएंगे तो 69 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया। अब होगा क्या, तब हम क्या माने बड़ी संख्या क्या हमारी x है, ठीक है, छोटी संख्या क्या y है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अतः बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 69 हो जाएगी, 69 और छोटी संख्या 16 हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ बात समझे होंगे आप। ठीक है ना, ऐसे ही संभावित प्रश्न बनेंगे जो बेसिकली 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बने लेकिन अंक बदल जाए। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी 4 मार्क्स का ही प्रश्न है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग क्या है 12 है। ठीक है, और अंकों के स्थान बदलने में प्राप्त संख्या जो दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात की, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई 2 अंकों की संख्या लेते हैं ना, मान लेते हैं 21 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कैसे इसे, हम इसे लिखेंगे 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 10 + 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है ना, अगर हम यहाँ पर जो आपको इकाई का अंक दिख रहा है यहाँ पर प्लस में हो जाता है और जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 का गुणा हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं ना, अगर कोई संख्या हम x और y लेंगे ना तो इसको हम लिख सकते हैं 10x + y के फॉर्म में। क्लियर, इसी प्रकार से जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दहाई का अंक क्या है x है। ठीक है ना, तो इसमें 10 से गुणा हो गया और y को एज इट इसमें ऐड करके लिख लिए। यहाँ पर ध्यान दो, इसको समझने का प्रयास करो। 21 है ना, तो 2 को गुण 10 में गुणा करके +1 में ऐड कर लेंगे, जैसा कि हमने इस चीज़ को लिखा हुआ है। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे इसको क्यों ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को समझ लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना आए। इस चीज़ को इसलिए हमने ऐसे लिख कर दिखाया है, तो इसको इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या करेंगे, माना संख्या में दहाई का अंक क्या है x है आपका। ठीक है, तो दहाई में क्या मान लेंगे x अंक, तथा इकाई का अंक क्या है y है। तो जो संख्या है ना अभिष्ट संख्या 10x + y, इसे क्या बेसिकली xy है। ठीक है ना, समझ में आया, xy है, कहने का मतलब है 10x + y के जैसी है। अब आप यहाँ ना कर देना कि y बराबर ऐसे 10x + y/x, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, axy ऐसे मानेंगे अपने मन में। थोड़ा इरेज कर देते हैं इस चीज़ को, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगा समझने में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 21 लिखते हैं ना आप, 21 लिखते हैं ना, 2 को तो गुणा थोड़ा ना कर देते हैं उसमें, है ना, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है ना, 21 को 2 गुणे 10 + 1 लिखते हैं, लेकिन 2 से भाग थोड़ा ना दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा आप। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को स्किप करने के लिए हम इसे इरेज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमने मान लिया दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक क्या है y है, तो इसको 10x + y के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी पीछे हमने दिखाया है। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, उनके अंकों का योग है ना, जैसे कि 21 था तो 2 + 1 क्या होता था 3। इसी प्रकार से कह रहा है कि x + y बराबर 12 हो रहा है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर जो बनी नई संख्या है ना, तो जो अंकों के स्थान बदलेंगे, कहने का मतलब x को y से रिप्लेस कर देंगे, y को x से। जो 10x + y दिख रहा था ना, जैसे कि 21 लिए थे ना हम, तो इसको अंकों के स्थान बदलने का मतलब हुआ 12 कर दें हम। ठीक है ना, इकाई अंक को दहाई में, दहाई अंक को इकाई में, बस अंकों के स्थान बदलने का मतलब यही हुआ। आप इकाई को किस में बदल देंगे, दहाई में, और दहाई को इकाई में बदल देंगे। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे ना, तो 10y + x हो जाएगा। इकाई क्या है हमारा, इकाई हमारा था आपका y। ठीक है, इसको दहाई में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x था दहाई का अंक, तो इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा जरा प्रश्न पर। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो कहने का मतलब आपका संख्या क्या देगा, 10x + y। तो 10y + x क्या है, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, मतलब दी गई संख्या क्या थी आपकी 10x + y से क्या 18 अधिक कर देंगे। तो इसमें 18 अधिक करने के मतलब इसमें 18 जोड़ देंगे और वही वाला संख्या मिल जाएगा आपको। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
10y प्लस एक्स है ना, तो यहाँ पर हम जैसे ही 10x को लाएंगे तो x में से 10x से जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 9x, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। और 10y प्लस का y LHS में आएगा तो माइनस का y, तो 10y में से एक y जाएगा तो क्या होगा 9y, ठीक है, 9y बराबर 18 आ जाएगा। तो यहाँ से -9 कॉमन ले लेंगे ना, -9 कॉमन लेंगे तो यह x हो जाएगा प्लस का क्या होगा माइनस का y, और जैसे ही 9 में -9 का 18 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा -2। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे अब। ठीक है, अब होगा क्या, समीकरण नंबर 1 मिल गया हमें, आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है ना, हमें यहाँ से समीकरण नंबर 1 मिल गया और यहाँ से समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, तो हम इसको तीनों विधि में से किसी विधि से सॉल्व कर देंगे। अब लगाएंगे उसी विधि को जिससे हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, हमारे पास 3 विधि हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना तो फायदा क्या दिख रहा है, फायदा ये दिख रहा है कि वाई कैंसिल आउट हो जा रहा है। कहने का मतलब हमारा दिया गया प्रॉब्लम सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जा रहा है। कहने का मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हमें 1 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हमारे लिए आसान हो जा रहा है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आप जैसे ही जोड़ेंगे ना LHS को RHS से RHS से 1 और 2 को, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, घटा भी सकते हैं हम। ठीक है ना, घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो y -y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x, और -12 प्लस -2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसलिए 2x बराबर आपको क्या लिख दिया, डायरेक्ट 10 लिख दिया है। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाई डेट, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 के बटे 2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे हम ना, इस x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, और समीकरण x का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो बात एक ही है, दोनों से आंसर ऐसे ही आने वाला है। समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y बराबर 7 रख कर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 12 है, तो x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 12 - 5 आपको 7 मिल जाएगा, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अभीष्ट संख्या क्या थी आपकी, 10x प्लस वाई थी ना, वो जो अभीष्ट संख्या हमने माना था, वो जो 2 अंकों वाली संख्या क्या थी 10x प्लस वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देंगे 5, y की वैल्यू रख देंगे 7, तो 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 7 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 57 57 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा प्रश्न पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, इस पर आप अपना कमांड बनाएंगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आ नहीं सकते हैं आ आएंगे ही, हो सकता है अंक इधर उधर हो। ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर से अगर संभावित प्रश्न बनेंगे आपको ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसमें हमने पहले ही लेक्चर में बताया हुआ इसके 3 केस होते थे। केस 1 में क्या होता था, अगर इसके अद्वितीय हल होते थे तो क्या होता था, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता था, और केस 2 में क्या इसके अनंत हल होते थे। ठीक है ना, तो ये क्या होता था a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता था। ठीक है ना, और इसके कोई हल नहीं होते थे, केस 3 होता था। ये क्या होता था a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल। ठीक है ना, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस ऐसे संभावित प्रश्नों को करने के लिए आपको तीनों केस याद होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जैसे कंपेयर करेंगे ना, आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अनंत हल कर रहा है ना, अनंत हल के लिए क्या होगा, तो अनंत हल के लिए भी बताए हैं केस नंबर आपका 2। ठीक है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और जहाँ a1 a2 है क्या, x का पहले समीकरण का x का गुणांक a1, दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2, पहले समीकरण का y का गुणांक b1, दूसरे समीकरण के y का गुणांक b2, पहले समीकरण में जो आपका अचर वैल्यू है c1, दूसरे समीकरण में जो अचर वैल्यू है वो c2। ठीक है ना, यही बेसिकली होता है। अब जरा यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे ना, राइट साइड में ले जाएंगे इस चीज़ को, यहाँ पर देखो बराबर में दिया गया ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो kx प्लस 3y, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का k प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का k प्लस 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का होगा, बेसिकली इसमें थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ क्या होगा माइनस। ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे भी क्या होगा k माइनस में होगा, और माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ बेसिकली सही लिखा हुआ है अपने इस। ठीक है ना, ये चीज़ सही लिखा हुआ है, थोड़ा ऐसे देखो ध्यान से। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या x का गुणांक k है। ठीक है, जैसा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, a2 की वैल्यू क्या 12 है, सॉरी
यहाँ B1 की वैल्यू क्या है 3 और B2 की वैल्यू क्या है K। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। पहले इसको हम लिखेंगे क्या A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 के फॉर्म में, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के फॉर्म में। वहाँ से कंपेयर करेंगे, A1 A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से A1 की वैल्यू K आ जाएगी, A2 की वैल्यू 12 आ जाएगी, और B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू K। यहाँ से C1 की वैल्यू माइनस का K -3 और यहाँ C2 की वैल्यू माइनस का K, तो यहाँ पर रखेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे K की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कोई भी दो समीकरण ले लो, इसको मानेंगे, इसको साथ ले लेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा K/12 इज इक्वल टू 3/K, मतलब K/12 बराबर 3/K के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करा लेंगे, ये इंप्लाई कर देगा K² बराबर 36 किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा K बराबर +-6, ठीक है। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं तक सॉल्व करके हम छोड़ देने से हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा 3/K इज इक्वल टू इसको साथ ले लेंगे, अब इसको इन दोनों को साथ ले लेंगे। अब हम 3/K इज इक्वल टू K - 3/K। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ किसी भी चीज़ से यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से K से K कैंसिल हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि K नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब, क्योंकि 0/0 को 0 से काट नहीं सकते, क्योंकि 0/0 1 नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि K नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए 3 इज इक्वल टू K - 3, समझ में आया? 3 इज इक्वल टू K - 3, तो यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम LHS में भेज देंगे तो 3 + 3 हो जाएगा, तो K बराबर 6 आ जाएगा। तो क्या होगा 1 और 2 से उभयनिष्ठ मान क्या मिल रहा है कि 1 और 2 से उभयनिष्ठ मान हमें 6 मिल रहा है। +-6 का मतलब क्या, या 6 होगा और -6 होगा, तो यहाँ से आपको उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिल रहा है 6, तो अतः K बराबर क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार के भी संभावित प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है ना। कह देगा अनंत हल, या तो पूछ सकता है इसके अद्वितीय हल, या पूछ सकता है क्या इसका कोई हल ना हो, क्योंकि किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। ऐसे संभावित 3 प्रश्न बन सकते हैं। तीनों में से ये चीज़ आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीनों में से कोई प्रश्न अगर इस चैप्टर से आएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस चीज़ को पहले इरेज करते हैं, इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आपके जो आएंगे वो 8 मार्क्स में आएंगे, ठीक है ना। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब है ना, अगर कोई चीज़ धारा के अनुकूल चलती है ना, कहने का मतलब है अगर धारा की दिशा में चलेगी ना, तो धारा की चाल भी उसकी जुड़ जाएगी उसके साथ, और उसकी खुद की चाल। अगर धारा की चाल y हो ना, और शांत जल में उस चीज़ की चाल x हो, तो अगर धारा के अनुकूल जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी x + y हो जाएगी, ठीक है ना। और धारा के विपरीत जाएगी तो धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा, उसका जो चाल होगा उसमें से धारा की चाल घट जाएगी, x - y हो जाएगा। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट से हम सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा स्क्रीन पे इस सवाल को देख सकते हैं, थोड़ा लेंदी सवाल है, इसको अच्छे से करेंगे हम, ठीक है ना। ये बेसिकली 8 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो ध्यान दीजिए, आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस चीज़ को देख रहे होंगे, ठीक है, तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, उसका जो स्थिर जल में चाल उसको मानेंगे और धारा की चाल मानेंगे। जब अनुकूल चलेगी तो कहने का मतलब धारा की दिशा में चल रही है। जब क्या कर रही है, धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। अभी भी हम बताया, जब धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो x + y हो जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या होगा, उसका चाल घट जाएगा, x - y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी बात से हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, क्या करेंगे, मानेंगे पहले स्थिर जल मतलब शांत जल में, स्थिर जल में क्या, शांत जल में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो ध्यान से, स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है ना, x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तथा जल धारा की चाल क्या, धारा की चाल क्या हो, y किलोमीटर पर घंटा हो। यहाँ पर ध्यान देंगे ना, जो आपको घंटा में दिया गया है ना, अगर ये मिनट में होता तो घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसा दिया रहता है वैसा करते हैं, बेसिकली हमसे ही गलती हो जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना जो ऋतु की चाल है ना शांत जल में, स्थिर जल में, वो x किलोमीटर पर घंटा है, और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर पर घंटा है। और जब धारा के अनुकूल जा रही है ना, तब ऋतु की धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, x - y किलोमीटर पर घंटा। समझ में आया। अब प्रश्नानुसार लिखने का फायदा क्या होगा हमारा, जो प्रश्न कह रहा है ना उसी के अनुसार, समझ में आया। तो क्या कर रहा है, ऋतु की धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 2 घंटा। समझ में आया। धारा के अनुकूल जो दूरी तय कर रहा है वो 2 घंटे में कर रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय,
समझ में आया। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। समझ में आया। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से देखो, यहाँ सूत्र लिखा है टी बराबर डी बाई एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब वो समय है ना जब धारा के अनुकूल चल रहा है, डी डिस्टेंस चल रहा है। समझ में आया। तो ये समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। जैसा कि आप यहाँ सूत्र लिखा हुआ देख सकते हैं। टी क्या है, समय, डी क्या है, दूरी, और एक्स प्लस वाई क्या है, धारा के अनुकूल चाल। मतलब धारा के अनुकूल चली गई दूरी डी है और समय टी है और धारा के अनुकूल चाल एक्स प्लस वाई है। ठीक है। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लिखेंगे। अब दूरी क्या चल रहा है, 20 किलोमीटर। ठीक है। और चाल क्या है आपका, एक्स प्लस वाई। कितना घंटे में दूरी तय कर रहा है, 2 घंटे में। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स प्लस वाई इधर जाएगा RHS में, 20 में 2 का भाग देंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और समीकरण बना लेना है हमें, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है 4 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा ही ना, 2 घंटा आपको क्या, उसी धारा, वही 2 घंटे में प्रतिकूल धारा की दिशा में चल रही है वो 2 घंटे। ठीक है ना, 4 किलोमीटर दूरी। ठीक है ना। तो आपका इसी के अनुसार जो सूत्र दिख रहा था ना, अभी सूत्र था टी बराबर डी बाई एक्स प्लस वाई, ये आपका चाल था। अब धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, एक्स माइनस वाई। जो सूत्र क्या लगेगा, टी बराबर डी बाई एक्स माइनस वाई। लेकिन डी यहाँ पर क्या है, टी क्या है, 4 किलोमीटर है। और चाल क्या है, प्रतिकूल चाल क्या होता है, अभी बताए हैं, धारा का विपरीत चाल घट जाता है, उसमें एक्स माइनस वाई हो जाता है। 4 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। यह समीकरण नंबर 1 आपको यहाँ से मिल गया और समीकरण नंबर 2 यहाँ से मिल गया। यहाँ आप क्या करेंगे, हमारे पास 3 मेथड है सॉल्व करने का, तो उसी मेथड का यूज करेंगे जिस मेथड से हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे या घटाएंगे ना समीकरण 1 और 2 को, एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण आ जाएगा। और एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम क्लास 9 से ही सॉल्व करना जान रहे हैं। ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे हम, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई ऐड होगा एक्स माइनस वाई से, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बचेगा, 10 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 12 आ जाएगा। समझ में आया। तो यदि सिंप्लाई करेगा x बराबर क्या हो जाएगा, 12 के बटे 2 मतलब 6 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसी x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या 6 हो जाएगी। तो 10 में से 6 घटाएगा तो 4 आ जाएगा। समझ में आया। x क्या था, धारा के अनुकूल, धारा शांत जल में ऋतु की चाल। तो क्या लिख दिया था, ऋतु की चाल शांत जल में बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर घंटा। x की वैल्यू क्या है, 6 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आया। तथा धारा की चाल, समझ में आया, धारा का चाल क्या है, y किलोमीटर पर घंटा, y की वैल्यू क्या है, 4 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे इसको लिख देंगे एज इट। ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझे होंगे आप। ठीक है। इसमें क्या है, अगर धारा के अनुकूल चाल हो तो x प्लस वाई हो जाएगा, जहाँ x उस या कोई व्यक्ति दिया गया उसकी चाल होगी शांत जल में, और y क्या है, और धारा की चाल होगी। समझ में आया। और धारा की प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। समझ में आया। यही चीज़ आपको ध्यान देना है बस, और आपका 2 इक्वेशन बना लेना है और उसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें करेंगे क्या हम, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करें। कह रहा है ना, आपको इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर इस चीज़ को हल करना है। ठीक है। तो इस सवाल को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा सवाल भी आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। ठीक है। आइए देखते हैं इस सवाल को। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करें। पहला दिया गया है 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्या दिया गया है 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को पहले हम अपने फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ताकि कुछ कट पीट जाए। तो क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है या दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। तो पहला क्या दिया गया, 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 के दिया गया है। ठीक है ना। अब इसी में एक्स वाई को तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बटे वाई बचेगा। यहाँ से क्या होगा, y से y कैंसिल होगा, तो 2 बटे x बराबर 5 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15 दिया गया। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो आपका x से x कट जाएगा, तो यहाँ 8 बटे वाई हो जाएगा, और 7y बटे एक्स वाई लिख देंगे तो वाई कट जाएगा, तो 7 बटे एक्स बच जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देख रहे हैं 1 बटा x हो रहा है ना, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। अभी ये एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है,
इसमें घात इसकी क्या आ रही है, माइनस में आ रही है ना घात, ठीक है ना। एक चर वाला समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं बन पा रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, 1/x बराबर u के बराबर मान लेंगे, 1/y के बराबर भी मान लेंगे। अब देखो यार रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1/x बराबर u भर देंगे तो क्या होगा 7 भी, समझ में आया, 7 यहाँ पर 1/y बराबर भी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 भी, यहाँ समीकरण नंबर 1 में देखो 7y है, ठीक है ना, माइनस क्या है 2/x, तो u की बराबर क्या मान है 1/x, ठीक है, तो यहाँ 2u बराबर 5 हो जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 8/y क्या है, तो यानी 8 भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7/7 u के बराबर हो जाएगा, समझ में आया। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4, इसे 3 मान लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दो चर क्या है, u और v है, ठीक है ना। अगर u v की वैल्यू निकाल लेंगे तो u की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू रखकर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे हमारा क्या बन गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चेंज हो गया, समझ में आया। इसी प्रकार से हम ऐसे किए हैं, नहीं तो अगर ऐसे ना किया होता ना, अगर ये चीज़ ना कहा होता युग्म रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर सॉल्व करे, तो हम तीनों मेथड से किसी भी a1x + b1y + c1 बराबर 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके a2x + b2y + c2 बराबर 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इस पे व्रज गुणनखंड विधि भी लगा सकते थे, वो भी हमारा सही होता। लेकिन इसमें कह दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर इसे सॉल्व कीजिए, तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बहुत यहाँ ध्यान देने की बात है। अगर हम समीकरण नंबर 2 में ना, सॉरी समीकरण नंबर 3 में हम 7 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 u हो जाएगा, ठीक है ना। और समीकरण नंबर 4 में हम 2 से गुणा कर दें तो 14 u हो जाएगा। तो यहाँ से जब जोड़ देना गुणा करके तो ये चीज़ आपका u गायब हो जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो विलोपन विधि में हम इस चीज़ को बताए हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा घटा जो गुणा या भाग करते हैं ना कि जोड़ने पर क्या हो जाए, एक वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाए, एक चर कैंसिल हो जाए, वही काम यहाँ पर करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 को हम जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, समीकरण नंबर 3 को 7 से था, समीकरण नंबर 4 को 2 से गुणा करके जब जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान दो 7 से गुणा कर दिया गया है और जोड़ दिया गया है। LHS को LHS से, RHS को RHS से। देखो समीकरण नंबर 4 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 7 49 और क्या होगा -7 दूनी 14, ठीक है ना। 14 यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 14 यहाँ पर 14u और -14u कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 भी हो जाएगा इसको ऐड करने पर, क्या 7 7 49 और 8 दूनी 16, आप 49 और 16 को ऐड करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या होगा 8 दूनी 16 और 7 7 49, 49 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 49 भी + 16 भी, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा 7 5 35 और 15 दूनी 30, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको 65 v बराबर 65 मिल जाएगा, क्लियर। तो v बराबर 65 की वजह से 65 मिल जाएगा, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, v की वैल्यू मिल गई, हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। अब u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 3 या 4 में v की वैल्यू पुट करके, समीकरण नंबर 4 या 3 में किसी में भी रख सकते हैं। तो 8 × 1 + 7u बराबर 15 क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे आप, तो u बराबर आपका क्या आ जाएगा, u बराबर आपका भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ मैं बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको जैसे u की वैल्यू मिला, u की वैल्यू है क्या 1/x है, तो u की वैल्यू 1/x पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। और v की वैल्यू क्या है 1 है, तो v की वैल्यू माने क्या है समीकरण नंबर 2, यहाँ से ध्यान दो 1/y = v, तो 1/y = v मान लिए, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो y बराबर भी 1 आ जाएगा, क्लियर। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम फाइनल आंसर जो लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है ना। देखो ऐसे सॉल्व करने की हमारी जो मजबूरी बन गई, क्योंकि इसमें कह रहा था युग्म को रैखिक समीकरण में बदल कर सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसा नहीं करता ना तो हम किसी भी मेथड से लगाने में सक्षम थे, ठीक है ना। अगर हम ऐसे ही लगाएंगे तभी हमें इस पर फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। जैसा कहा है वैसे करेंगे। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे अब, ठीक है ना। तो फाइनली जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण से जितने संभावित प्रश्न बन सकते थे ये बन चुके हैं, और हमने इस सारी चीज़ों को बता दिया। हमने इस वीडियो को इसीलिए ताकि आपका समय बचे और आप समझने पर थोड़ा फोकस करें, ठीक है ना। आप ऐसे सवालों पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। अगर आप पीछे वाला लेक्चर नहीं देखें तो कृपया उसे देख लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहें ताकि आप इस चैप्टर से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।